नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत और पाकिस्तान भले एक दूसरे से बात ना कर रहे हों, लेकिन दुनिया की कूटनीति में ऐसा कुछ घट रहा है जिसके कारण पाकिस्तान भारत के हर कदम पर बात कर रहा है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में प्रवेश को लेकर भारत की कूटनीतिक सक्रियता के कंधे पर पाकिस्तान भी सवार होना चाहता है। कोशिश भारत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि जब भारत को मिलेगा तो इसी वजह से उसे भी मिल जाना चाहिए। मंगलवार को अमेरिका ने एक बार फिर से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत के प्रवेश को लेकर सभी सदस्य देशों से अपील की है। एनएसजी 48 देशों का समूह है जो सदस्य देशों से बाहर किसी को परमाणु टेक्नोलॉजी नहीं देता है। इसमें सदस्यता आम सहमति से मिलती है। एक ने भी ना कह दिया तो किसी को मंजूरी नहीं मिलेगी। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जोश अर्नेस्ट ने संवाददाताओं से कहा कि हम मानते हैं और यह कुछ समय से अमेरिका की नीति भी रही है कि भारत सदस्यता के लिए तैयार है और अमेरिका सभी भागीदार सरकारों से अमेरिकी सरकार अपील करती है कि वे भारत की दावेदारी का समर्थन करें। 2010 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे, तब भी कहा था कि वे एनएसजी में भारत की सदस्यता का समर्थन करेंगे। उसी साल फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी भी भारत यात्रा पर आए थे और समर्थन की बात कही थी। 2014 में भी बातें हो रही हैं। चीन ने सोमवार को कहा कि भारत अगर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल होता है तो उससे चीन के हितों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चीन की तरह भारत भी परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण की वकालत करता है और परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की संधि को लेकर प्रतिबद्ध भी है। इससे सिविल परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ा भी सकता है। ऐसा चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में एक लेख में छपा है और लेखक चाइना वेस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज के निदेशक हैं और इनका कहना है कि भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल होने का प्रयास कर रहा है, मगर पाकिस्तान को रोकने की कोशिश भी कर रहा है। यह बताते हुए कि परमाणु अप्रसार में पाकिस्तान का रिकॉर्ड खराब है। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा था कि भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में किसी अन्य देश के प्रवेश का विरोध नहीं करेगा। भारत चाहता है कि आवेदनों पर विचार योग्यता के आधार पर हो। अब योग्यता के आधार वाली बात क्या वही है जो चीन के विश्लेषक कह रहे हैं कि भारत मानता है कि परमाणु अप्रसार के मामले में पाकिस्तान का रिकॉर्ड खराब है। औपचारिक रूप से भारत की विदेश मंत्री ने यही कहा कि भारत चीन का समर्थन लेने का प्रयास करेगा। चीन एनएसजी में भारत की सदस्यता का विरोध नहीं कर रहा है, वो सिर्फ प्रक्रिया की बात कर रहा है। मैं आशावान हूं कि हम चीन को भी मना लेंगे। मैं 23 मुल्कों से संपर्क में हूं। एक दो ने कुछ सवाल उठाए थे, लेकिन मुझे लगता है कि सहमति है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का सदस्य बन जाएगा। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग के बयान से लगता है कि चीन ने अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किए हैं। प्रवक्ता का कहना है कि 23 और 24 जून को सियोल में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की प्लेनरी सम्मेलन में भारत की सदस्यता का मसला एजेंडे में शामिल ही नहीं है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जिन सदस्यों ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, एनएसजी में उनके लिए दरवाजे अभी भी खुले हैं। इस मसले पर चर्चा हो सकी है। चीन के एक प्रवक्ता ने यह भी ऐसी भी बात कही है जिससे संभावनाएं खत्म तो नहीं होती, मगर कूटनीति की दुनिया में इस तरह के तीर चलते रहते हैं, ये हम सबको समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम किसी देश को टारगेट नहीं करते हैं, भारत हो या पाकिस्तान हो। हम सिर्फ परमाणु अप्रसार संधि की परवाह करते हैं। परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी की बुनियाद है। एनएसजी के सदस्यों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या इस क्राइटेरिया को बदल दिया जाए। अमेरिका ही उन देशों में से एक था जिसने ये नियम बनवाया था कि परमाणु अप्रसार पर दस्तखत न करने वाले देशों को एनएसजी में शामिल नहीं करना चाहिए। परमाणु अप्रसार के बहाने भारत को थोड़ी और मेहनत कराने की कोशिश लगती है ज्यादा से ज्यादा। चीन के अलावा टर्की और दक्षिण अफ्रीका भी मानते हैं कि एनपीटी पर हस्ताक्षर किए बगैर भारत को एनएसजी की सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। एनपीटी को लेकर भारत की अपनी एक अलग राय है, लेकिन चीन, टर्की और दक्षिण अफ्रीका ने 2008 में एनएसजी के 48 सदस्य देशों के साथ सिविल न्यूक्लियर कारोबार के समझौतों को मंजूरी दी थी, आनाकानी के बाद दे दी थी। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, चीन ने जिन अमेरिका का हवाला दिया है उसने तो भारत की सदस्यता की अपील की है। जब पत्रकारों ने व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से पूछा कि क्या अमेरिका ने चीन से भारत के बारे में बात की है, तो जवाब आया कि अन्य सदस्य देशों से बात की है। यह नहीं कहा कि चीन से बात हुई है। इस जवाब से यह जाहिर होता है कि अमेरिका भारत के लिए अन्य देशों से बात कर रहा है। क्या चीन पाकिस्तान के लिए अन्य देशों से बात कर रहा है या सार्वजनिक बयान देकर अपनी चाल चल रहा है?
कूटनीतिक मामलों को सिर्फ इस लिहाज से नहीं देखना चाहिए कि नतीजा कैसा आने वाला है, इस तरह से भी देखिए कि नतीजे के पहले कौन किसके लिए कैसी चाल चल रहा है। पाकिस्तान के अखबारों में भी एनएसजी के मसले पर चीन के बयानों का खूब विश्लेषण है। वहां के प्रतिष्ठित अखबार डॉन ने अपने संपादकीय में लिखा है कि पाकिस्तान मानता रहा है कि भारत को सदस्यता देने से दोनों देशों के बीच सैन्य परमाणु प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी, जिसके कारण चीन भारत की सदस्यता को रोकना चाहता है। साथ ही चीन भारत की अमेरिका से बढ़ती नजदीकियों को भी गौर से देख रहा है। डॉन ने लिखा है कि पाकिस्तान ने क्या अपनी रणनीति सही बनाई है? पाकिस्तान देर से जागा हुआ लगता है। क्या पाकिस्तान ने भारत की तरह कोशिश की है? अखबार ने पाकिस्तान की रणनीति को काफी अस्त व्यस्त बताया है और यह भी कहा है कि चीन पर पाकिस्तान की बढ़ती निर्भरता को लेकर आशंकाएं हैं कि सिर्फ इसी दम से क्या पाकिस्तान अपने हितों को साध सकेगा। भारत की कूटनीतिक सक्रियता सिर्फ अमेरिका या चीन तक सीमित नहीं है। विदेश सचिव बीजिंग का दौरा कर रहे हैं, सियोल भी जा सकते हैं। प्रधानमंत्री खुद अमेरिका के अलावा स्विट्जरलैंड, मैक्सिको गए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी कहा कि वे कई मुल्कों के संपर्क में हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की ताशकंद में मुलाकात होने की संभावना भी है। 2008 में चीन अन्य सदस्य देशों के ऐतराज की आड़ ले रहा था, लेकिन अमेरिका के दबाव में जब एक एक कर सभी देश हां करते गए तो चीन ने भी हां कह दिया। मगर इस बार चीन अपना पोजीशन सार्वजनिक करने लगा है। Diwire.in वेबसाइट में एंड्रयू स्मॉल हैं, जानकार हैं इस विषय के। वो लिखते हैं कि इस बार लग रहा है कि चीन अंत तक अपनी राय नहीं बदलेगा। अब सवाल है कि चीन कहां तक विरोध करेगा। एनएसजी के नियम के तहत वो सिविलियन न्यूक्लियर ट्रेड नहीं कर सकता, लेकिन तब भारत को अपवाद के रूप में छूट दी गई। इसके कारण भारत वैधानिक तरीके से परमाणु ईंधन और टेक्नोलॉजी के मामले में कारोबार कर रहा है, कर सकता है। भारत के अखबारों में इस मसले पर छपे लेख पढ़ेंगे तो लगेगा कि चीन के अलावा करीब करीब सभी देशों ने समर्थन कर दिया है। चीन के अखबारों को पढ़ेंगे तो लगेगा कि ज्यादातर देश भारत का विरोध ही कर रहे हैं। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की सदस्यता का फैसला जून या जुलाई में नहीं होने वाला है। विदेश मंत्री ने भी कहा कि इस साल के अंत तक भारत सदस्य बनने की कोशिश करेगा। लेकिन भारत ने अपनी सक्रियता से क्या चीन और पाकिस्तान को कुछ ज्यादा बेचैन कर दिया है? इन अवरोधों से क्या यह समझा जाए कि सदस्यता मिली तो दुनिया के कूटनीतिक मानचित्र पर भारत की स्थिति 49वें मुल्क बनने से कहीं और ज्यादा मजबूत होने वाली है क्या? कुछ तो है जिसे लेकर पाकिस्तान परेशान लगता है, चीन बेचैन है और भारत शांत है। एनएसजी के अलावा भारत ने कुछ और तार तो नहीं छेड़ दिए जिस पर हमारी नजर इस वक्त नहीं जा पा रही है। तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ मोहन गुरुस्वामी जी हैं, आप चेयरमैन हैं सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव्स के। अशोक सज्जनहार जी हैं, आप पूर्व राजनयिक हैं, आपने एक लेख भी लिखा है। अशोक जी, हम ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका 2010 में से लगातार ये कह ही रहा है, उससे पहले से भी कह रहा होगा, क्योंकि न्यूक्लियर डील का पार्ट था कि एनएसजी की सदस्यता दिलाने में वो भारत की मदद करेगा। जी। देरी का तो सवाल नहीं है, राजनयिक गतिविधियां अपनी चलते रहती हैं। क्या भारत से ज्यादा अमेरिका इस वक्त प्रयास कर रहा है कि भारत को सदस्यता मिले? उसका भी दांव लगा हुआ है भारत के साथ। नहीं, देखिए ऐसा है, भारत को अपनी वजह से एनएसजी का मेंबर बनने की बहुत जरूरत है। अब एक तो आप देख रहे हैं जो अमेरिका में, जिसका आपने उल्लेख अभी नहीं किया, अमेरिका में वहां पर इलेक्शंस चल रहे हैं। अब आपको मालूम है जो बराक ओबामा तो हमारे साथ हैं, 2010 में उन्होंने कहा और इतने सालों में भी वो हमेशा कहते रहे हैं जो हम एनएसजी का, भारत को चाहते हैं जो एनएसजी का मेंबर बने। तो हम चाहते हैं जो अगर जब तक बराक ओबामा वहां पर राष्ट्रपति हैं उस समय में ये हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद में नहीं मालूम क्या होने वाला है। अगर हिलरी क्लिंटन आएंगी तब ठीक है, वहां से वो एकदम उनका जो डेमोक्रेटिक पार्टी का है और उनके प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का है, पूरा हमको सपोर्ट है, तो हिलरी क्लिंटन का भी रहेगा। परंतु आगे का हमने देखा नहीं है क्या होने वाला है, तो इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात है, ये हमको समझना चाहिए जो भारत ने अपनी ऊर्जा बनाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को काफी अहम उसमें स्थान दिया है, क्योंकि जब हमने कहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके विरुद्ध हमने काम करना है, तो हम जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स है, तेल है, कोयला है, गैस है, उससे हम निकलकर
या तो ग्रीन एनर्जी जाएंगे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, या न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन है, न्यूक्लियर एनर्जी ग्रीन है, अफोर्डेबल है। इसको भी लेके विवाद है सर। जी विवाद है, उसमें हम बात कर सकते हैं। जी यकीनन बात कर सकते हैं, जो वेस्ट कैसे उसका डील होगा। परंतु बात ऐसी है, जो आजकल जो हम 5 गीगावाट हमारे करीब उसको प्रोड्यूस करने की क्षमता है, 5000 मेगावाट, उसको हम चाहते हैं अगले 5 साल में 20 गीगावाट हो जाए। उसके बाद तो हमारा जब इतना ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है, तो बाहर के जो देशों से हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स मंगाएंगे, वो चाहेंगे जो यहां की जो स्थिति है वो बहुत तो भारत के साथ उनका कारोबार बढ़ेगा, इसलिए भी वो थोड़ा ज्यादा सक्रिय हैं जो एनएसजी का हम। तो क्या वो संभावना चीन को नहीं दिख रही है, जो बाकी अन्य देशों को दिख रही है, कि भारत के साथ कारोबार बढ़ सकता है? चीन भी तो पाकिस्तान में रिएक्टर बनाने में मदद कर ही रहा है। जी जी, नहीं तो ये मेरे विचार से हमने चीन को ये वाला सुझाव भी दिया है, जो आप भी हमारे यहां पर आकर ऐसा बना सकते हैं। परंतु मेरे विचार से जो चीन का जो रवैया अभी उन्होंने अपनाया है, वो ज्यादा कूटनीति के हिसाब से किया है। इतना ज्यादा उन्होंने, क्योंकि अब चीन तो वहां उसको ज्यादा उसमें कोई राजनीतिक शत्रुता नहीं है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, राजनीतिक शत्रुता इस हिसाब से है जो वो पाकिस्तान को ऊपर करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, या पाकिस्तान के बहाने भारत को रोकना चाहता है। जी, उसका अभी तत्काल लक्ष्य क्या लगता है, कि पाकिस्तान का नाम लेकर भारत को रोक दिया जाए, टाल दिया जाए, या पाकिस्तान को भी भारत के साथ साथ ले आया जाए? जी, दोनों चीजें हैं इसमें। एक तो जो पाकिस्तान, क्योंकि वो अगर आप ये देखिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक जो वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें $46 बिलियन, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा का बहुत ज्यादा हिस्सा रहेगा। और अगर वो है, तो फिर केवल चीन वहां पर इतने ज्यादा यूरेनियम सप्लाई नहीं कर पाएगा, और देशों के साथ भी पाकिस्तान को इसमें इसके साथ व्यापार करना पड़ेगा। और उसके लिए पाकिस्तान को एनएसजी का मेंबर, या जैसा वेवर भारत को मिला था 2008 में, उसकी आवश्यकता होगी। इसीलिए वो चाहता है जो पाकिस्तान भी एनएसजी का मेंबर बने, एक, और दूसरा है पाकिस्तान के बल पर वो भारत को भी नीचे दबाए रखे। जी, लेकिन इतने दबावों के बाद वो कभी तो झुकेगा तो सही, क्योंकि देखिए 2008 में आप जिस वेवर की बात कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को तो नहीं मिला था। जी, वो पाकिस्तान के मसले के बावजूद भारत को वो रियायत मिली थी, और वो ऐतिहासिक रियायत थी। तो इस बार क्यों नहीं मिल सकता है? देखिए, दो चीजें इसमें हमें समझनी होंगी। एक, जो चीन की आजकल स्थिति है 2016 में, और जो उसकी स्थिति थी 2008 में, उसमें अंतर है। पर तब वो मजबूत था, तब अमेरिका के दबाव में वो झुक गया। अब और ज्यादा मजबूत है। और आपको यह देखना पड़ेगा, जो 2008 के बाद जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, उसमें अमेरिका और जो वेस्ट है, उनकी आर्थिक स्थिति और उनका जो पॉलिटिकल क्लाउट है वो कम हुआ है, और चीन का जो क्लाउट है वो बड़ा है। और ये आप देखिए, जो अब पिछले कुछ सालों से, और ये हम देख सकते हैं साउथ चाइना सी में बहुत से ऐसे हैं जो उनका असर्टिवनेस और उनका जो बेलिजरेंस है अपनी पोजीशंस को, वो तो हमारा भी दिख रहा है, हमारी सक्रियता से भी तो दिख रहा है कि हम चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं। तो हम भी बड़े हैं। हमारी भी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी मजबूत हुई है, हमारी जो राजनीतिक स्थिति है पूरे विश्व में वो मजबूत हुई है। परंतु इसमें यह हमको देखना चाहिए, जो चीन पहले ऐसा किया करता था और छोटे मोटे देशों को सामने ले आता, अपने आप पीछे खड़ा रहता, जैसे 2008 में किया। परंतु आज जो उसने किया है, अपने आप भी बहुत सक्रिय होकर बोल रहा है, सामने आकर बोल रहा है, परंतु छोटे मोटे देशों को भी उसने सामने किया हुआ है, जो वो भी कहते रहे। गुरुस्वामी जी, हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि इन सब चीजों पे बात करने का भी मौका कम मिलता है, लेकिन कूटनीतिक दुनिया में क्या होती है, जो बाहर बोली गई बातें हैं और अंदर जो कुछ चल रहा होता है, दोनों में काफी अंतर होता है, और सूचनाओं का बड़ा अभाव रहता है। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो हो रहा है, जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें भले एनएसजी की सदस्यता मिले या ना मिले, लेकिन क्या ये सही नहीं लगता कि भारत ने इतना तो दबाव बना दिया है कि जिससे पाकिस्तान इस वक्त बेचैन दिख रहा है, चीन भी उसकी आड़ में कुछ परेशान सा दिख रहा है? देखिए, मेरी राय यह है कि हम लोगों ने इसमें कुछ बेफजूल इसको एक प्रेस्टीज इश्यू बना दिया है।
हम और इसको प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो हमारे जो मटेरियल बेनिफिट्स हैं, इसमें कुछ खास मटेरियल बेनिफिट्स नहीं है, क्योंकि हमको सिविलियन न्यूक्लियर डील हो गया है, 1, 2, 3 का वेवर है, और जो भी सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए हमें मिलता है, हम खरीद सकते हैं। हमें अभी अमेरिका के साथ 6 रिएक्टर्स की एग्रीमेंट भी की है, वो आंध्र प्रदेश में रिएक्टर्स बनेंगे, और रूस के साथ भी है, फ्रांस के साथ भी बातचीत हो रही है, और हमें इसमें कोई रुकावट नहीं है। ये जो टेक्नोलॉजी जो है, एनर्जी इसलिए आया कि जिस देश के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उसको पहले डी वेपनाइज कर दे, और उनको उसके बाद टेक्नोलॉजी। भारत तो वेपन स्टेट है, हमारे पास वेपन्स है, फुल न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल है, फुल वेपन्स डेवलपमेंट साइकिल है, इसको हम कुछ सेफ गार्ड्स में अलग कर दिए हैं। तो इसको देखते ही हम लोग, मैं नहीं समझ सकता कि ये क्यों इतना फंसो बना दिए। और चीन जो है, चीन का जो है हर चीज उनका रवैया होता है कि भारत को दबाए, और उनको जो भारत चाहता है वो उसको ना दिलाए। अब देखिए सिक्योरिटी काउंसिल की बातचीत होते, हमसे कहते हैं कि भाई ये जापान के साथ जुड़ा हुआ है आपका, तो हम जापान को नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकें। पाकिस्तान के साथ जोड़ दिए हैं और कहते हैं कि हम पाकिस्तान को भी अंदर ले जाना चाहते हैं, इसलिए आप अकेले को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। ये चीन का तरीका रहा। सिविलियन न्यूक्लियर डील को उन्होंने एग्रीमेंट के उस दिन 5 बजे शाम को उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, और मीटिंग 9 बजे तक गई। उसके बाद चीन की ऑब्जेक्शन को ओवररूल किया अमेरिका ने, और एग्रीमेंट करवा दिया। तो ये चीन का एक तरीका है, उनकी पॉलिटिक्स ये है कि हर चीज को एक प्राइस उस पर वसूल करें, और हम मांगते रहें और दबाते रहें। और एक सरप्राइज ग्रुप में आने से क्या मटेरियल बेनिफिट है? अभी पिछले हफ्ते में हमको एमटीसीआर की मेंबरशिप मिली है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। एमटीसीआर की जो अहमियत है वो सबसे ज्यादा है, इससे क्योंकि वो वेपन्स टेक्नोलॉजी हमको एक्सेस होता है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की पक्षपात्र की टेक्नोलॉजी एक्सेस होता है। हमारे पास जो ब्रह्मोस है, सुपरसोनिक मिसाइल्स है, वो सब रेंज उनकी 350 किलोमीटर तक लिमिट हो जाती है। जब एमटीसीआर के मेंबर होते हैं, आपको ये मिसाइल आप खरीद सकते हैं। ये टोमाहॉक मिसाइल या रशियन की जो कैलिबर मिसाइल्स हैं, जो 700-800 किलोमीटर की रेंज है, क्रूज मिसाइल्स है, बहुत एक्यूरेट है, आप उनकी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, आप वो यहां बना सकते हैं, आप वो खरीद सकते हैं जो चाहे, ये आपको डिनायल नहीं है। तो एमटीसीआर एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई भारत की राजनीति की। और मैं ये एनर्जी के बारे में जो खामखा इसमें कुछ मटेरियल बेनिफिट्स है ही नहीं, तो हमने खामखा इसको एक प्रेस्टीज इशू बना दिया था। ठीक है, इसमें मेरा एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि इसमें कोई भारत को विशेष लाभ नहीं है, लेकिन जब मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम में भारत उसका हिस्सा बन गया है, जब सिविलियन न्यूक्लियर सप्लाई के लिए भारत को विशेष रियायत इसी एनएसजी ने दी है, तो बन जाने में हर्ज क्या है? हर्ज बन जाने में कोई हर्ज नहीं है, मगर इतना जो गड़बड़ हो रहा है, चीन के पास भागे, 40 देशों के पास भागे, सुषमा स्वराज 30 देशों गए, ये इतनी बड़ी एफर्ट करने की क्या जरूरत है? और देश में सारा देश बैठा हुआ है, जैसा कि एनएसजी की मेंबरशिप नहीं मिले तो हमारी परमाणु प्रोग्राम खत्म हो जाएगी, ऐसा एक माहौल आपने क्रिएट कर दिया है। ये खामखा इसके पीछे, ये हमारी डिप्लोमेटिक सर्विस की मैं जो कभी कभी डिटर्मिनेशन को मैं समझ नहीं पाता, कोई प्रैक्टिकल वो नहीं है, उसमें बेनिफिट नहीं है, एक प्रेस्टीज थिंग है। और जैसा कि हम लोगों ने शिकायत होती है डिप्लोमेटिक सर्कल में, जो हाई टेबल होता है जर्मनी में अफगानिस्तान के बारे में, हमको नहीं बुलाया जाता है, हम हर हाई टेबल में घुसना चाहते हैं। ये एनएसजी जो है 48 कंट्रीज हैं इसमें, अब एक रहेंगे उसमें, क्या मटेरियल बेनिफिट मिलने वाला है आपको? आज हमने हमारे मित्र सजनार के लेख मैंने पढ़ा आईडीएससी जर्नल में, इसमें एक वजह भी नहीं दिया उन्हें इसमें क्या बेनिफिट होने वाला है। बताइए, सब सिर्फ प्रेस्टीज का है, एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरनेशनल इंडिया स्टेटस, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिया एज अ राइजिंग पावर, एज एन इकोनॉमिक पावर, सब ठीक है। एक मेरा सवाल भी है, इसको हमारी देश की जो प्रेस्टीज का इस पे स्टेक करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, मेरा एक सवाल है, मोहन गुरुस्वामी जी ने कहा कि क्या फायदा है, और आपके लेख में एक फायदा नहीं बताया। मुझे एक और बता दें, 2008 में जब न्यूक्लियर सप्लाई के लिए भारत को सदस्यता मिली थी, तब क्या इतने ही विदेश दौरे हुए थे और इस तरह की कूटनीतिक गतिविधियां हुई थी? हमें उतना मालूम नहीं, अगर आप इसमें भी अगर दर्शकों को बता सके तो। जी, 2 चीज मैं इसमें कहूंगा। एक तो जो मेरे विचार से जो मैंने सुना है, ये विदेश मंत्री का जो
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने कहा, मेरे विचार से उन्होंने इसको प्रेस्टीज इशू नहीं बनाया है। उन्होंने जो अपनी देश में एक तरह से टाला है कि इस साल के अंत तक हम कर लेंगे इसको। एक्सपेक्टेशंस जो है मेरे ख्याल से वो लोअर की हैं। जो आप ये मत समझते रहिए जो 24 तारीख को हम बन जाएंगे मेंबर, ये आगे हो सकता है, साल में हम उम्मीद करते हैं जो इस साल में हम बन जाए। तो चीन अरे बन गए तो बन गए, चीन क्यों इस वक्त बने यार, ठीक है। अच्छा, जो ये भी देखिए ना, अगर हम अपनी आशाओं को कम कर दें, लेकिन चीन तो काफी सक्रिय है। नहीं, चीन अमेरिका बोल रहा है तो इसका मतलब कुछ तो गतिविधि है ना, तो उसको थोड़ा अभी जब तक खारिज नहीं होता उसको रेस्पेक्ट करते हैं। कभी यकीनन गतिविधि तो बहुत है। देखिए, उन्होंने भी ये कहा है जो जब कोशिश करनी है तो पूरी करनी है। ऐसा नहीं है जो आधे दिल से हम आधे मन से उसको करें और फिर कहें जो भाई हमने तो पूरी कोशिश नहीं की। कोशिश तो पूरी करेंगे और जितने हमारे पास वो आएंगे। अगर देखिए 48 सब कुछ दांव लगाकर चीन नहीं माना तो जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए पोस्टपोन हो जाएगा। परंतु चीन को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा जो इसको हमारे जो दो तरफा रिश्ते हैं उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, उस पर कैसा असर पड़ेगा, उसको ये भी तो सोचना पड़ेगा अंतिम रूप से ना कहने में। हाँ, सोचना चाहिए। और अगर 48 देशों में से 47 देशों ने कह दिया जो ठीक है भारत को होना चाहिए, क्योंकि देखिए अमेरिका ने, यूके ने, कनाडा ने, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तो यहां तक 2008 में चीन अकेला पड़ गया था जी, है ना। रूस ने तो ये कहा है जो हम चीन के साथ बात करेंगे जो भारत को सदस्यता अब आप मोहन गुरुस्वामी जी के सवाल पे आइए जी, सवाल फायदा क्या है जिसके लिए इतना हंगामा हो। देखिए जो उनका कहना है। हाँ, मैं 4 आपको फायदे बताऊंगा जल्दी दर्शकों को। जी 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 बिल्कुल। देखिए, एक तो है जो एग्जेम्पशन हमको मिला था, वेवर जो मिला था 2008 में, उसमें था वो कभी भी बदला जा सकता है। तो अगर कभी किसी समय अभी तो सोल में मीटिंग हो रही है, वो कह रहे हैं वो नहीं 1 2 3 एक परमानेंट एग्रीमेंट है, उसमें नहीं था वो। नहीं, जो वेवर आपको मिला है 2008 सितंबर में, उसमें अगर एनएसजी में कोई भी बदलाव आता है, लीडरशिप कोई ऐसी आती है जो कि भारत के साथ उनका इतना समन्वय न बैठता हो, तो आपको वो जो एग्जेम्पशन है उसको वो रद्द भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको देखना है जो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप मुझे इजाजत देना है मैं कंप्लीट कर लूं तो स्वामी जी एक बार इनको बोल लेने दीजिए, मैं अज्ञानी इस मामले में, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे, टोकते नहीं। हाँ जी। दूसरा है, हमने ये कहा है उसमें, आपने ये कहा है दर्शकों को 2008 का जो समझौता था, हाँ, उसको कभी सिविल तकनीकी सहयोग का कभी भी रद्द किया जा सकता है अगर उसके अंदर लीडरशिप, अगर हम क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एनएसजी की सदस्यता हमेशा अस्थायी होती है, उस सदस्यता मिलने के बाद कभी भी बाहर नहीं किया जा सकता? जी, मुझे मालूम नहीं है। नहीं, वो है। देखिए, ये शुरुआत इसकी हुई थी 1975 में। हाँ, वो ठीक है, भारत को ही रोकने के लिए बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, आप बाकी 3 फायदे बताएं। जी, दूसरा है जो हमने ये भी उस समय ये कहा था, जो एनएसजी के रूल्स में जो भी बदलाव आएगा, हालांकि भारत उसका सदस्य नहीं है, उन सब बदलावों को हम भी मानेंगे और उसी के अनुकूल हम अपना कार्य करेंगे। मतलब हम सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है, परंतु जो भी चेंजेस एनएसजी लाता है रूल्स में, हम उसको फॉलो करेंगे। और अगर हम चाहते हैं जो उसमें कोई ऐसा रूल नहीं आए जो हमारे हित के विरुद्ध हो, विपरीत हो, तो हमको उसके अंदर होना चाहिए, जैसे कि हम देख सकते हैं। तीसरी चीज है जो हम एक्सपोर्टर बनेंगे। हमारे भी यहां पर वो तो कह रहे हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम के साथ एक्सपोर्ट तो हम कर ही रहे हैं, अमेरिका के साथ करार किए तो हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए मिसाइल टेक्नोलॉजी, मैं वो एक और चीज बता दूं उसमें, उन्होंने मोहन जी ने बड़ा अच्छा ये वाला तर्क दिया है, जो हम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के मेंबर बन गए हैं। उसके 34 मेंबर थे, उन्होंने बिना किसी ने ऑब्जेक्ट किसी ने नहीं किया और हम एकदम सीधे एमटीसीआर के मेंबर बन गए। ये जो 34 मेंबर हैं, ये सभी एनएसजी के जो 48 हैं उसमें हैं। कम से कम इन 34 का पूरा सपोर्ट हमारे पास है। उन्होंने बिल्कुल हमें तो एक जो विरोध कर रहा है उससे मतलब यहाँ से जो शर्त है कि एक अगर विरोध कर देगा जी तो फिर सदस्यता नहीं मिलेगी, तो बाकी समर्थकों की बात नहीं करते, जो विरोधी है उसकी बात करते हैं। उसके ऊपर प्रेशर बनाए रखना चाहिए। अच्छा, तीसरा जो मैं बता रहा था वो है जो हम एक्सपोर्ट करेंगे न्यूक्लियर मटेरियल और न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वो एमटीसीआर में नहीं आता, वो इसमें आता है। तो जब हम ये चाहते हैं जो बाद में हमारी क्षमता ऐसे बढ़ेगी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर मटेरियल, तो उसके लिए भी हमको एनएसजी का हम मेंबर हैं, तो इससे सहूलियत होगी। और चौथा जो मैंने पहले भी कहा, जो बाहर के निवेशक हैं वो भारत में आएंगे, $1 बिलियन लेकर आएंगे निवेश करने के लिए, क्योंकि हम परमाणु ऊर्जा में
हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी चाहेंगे। अपने देशों में तो पैसे हैं नहीं, बाहर लगाने के लिए इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं, ये समझ में नहीं आता है। आप तो देखिए, जब लोग आएंगे, अब जैसे भारत में पिछले साल $51 बिलियन का निवेश हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है, तो जो भी, चाहे ये अरीवा हो फ्रांस से, चाहे ये वेस्टिंग हाउस। तो आपने 4 फायदे बताए मोहन गुरुस्वामी जी। एक ध्यान रखना चाहिए कि भारत का परमाणु अप्रसार के मामले में अच्छा रिकॉर्ड माना जाता है, कम से कम बाकी अन्य देशों की तुलना में। लेकिन अभी जो सज्जनहार जी ने 4 फायदे बताए हैं कि हम टेक्नोलॉजी, रिएक्टर का एक्सपोर्ट बिना सदस्य हुए नहीं कर सकते हैं। एक फायदा मुझे आप जल्दी से कह लीजिए तो फिर वो बताएं। जी, मैं एक और फायदा बता रहे हैं, ये 6 फायदे बता रहे हैं, तो 6 का देखिए, क्लाइमेट चेंज का जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको इसमें जाना है ग्रीन एनर्जी में, इसीलिए हमको निवेश करना है ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी में। और ये फिर न केवल हमारे फायदे की बात है, ठीक है, ये पूरी दुनिया के फायदे की बात है जब हम क्लाइमेट चेंज। अब आप मोहन जी, अब आप इनका जवाब दीजिए इन 6 फायदों का, ताकि हमारे दर्शकों को पता चल जाए। जी रवीश जी, देखिए, सज्जनहार की तरह मैं एक डिप्लोमेट नहीं हूं, मैं सिर्फ केवल एक मामूली अर्थशास्त्री हूं। मैं देखता हूं कि इसमें लाभ क्या है, मिलता क्या है, नहीं मिलता क्या है। मैं जब देखता हूं न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में, इसमें कुछ लाभ, हमको खास लाभ नहीं है इसमें। हम लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जितना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, हम उसको देश में ला सकते हैं, हम उसको अडेप्ट कर सकते हैं, हम रिएक्टर्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। और ये जो अमेरिका जो जैसे देश है, सिर्फ 2-3 देश हैं जो रिएक्टर्स बनाते हैं, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं। अमेरिका का खुद अमेरिकन कंपनी कोई नहीं है, वो वेस्टिंग हाउस जो कंपनी जो हमको जो टेक्नोलॉजी देने वाला है, जो रिएक्टर्स बेचने वाला है, वो जापानीज ओन्ड कंपनी है। वो आके हमको टेक्नोलॉजी देगा। रूस का तो टेक्नोलॉजी है ही है हमारे पास, फ्रांस का तो आ रहा है, तैयार हैं वो लोग। जो आना है हमको किसी हाल आ रहा है। ये सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स टेक्नोलॉजी के प्रोलिफरेशन में इसको बंद करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है, और ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज को रोकने के लिए। हमको ये पाबंदियां कोई लागू नहीं होते हम पे, क्योंकि हमको सिविलियन एग्रीमेंट है, 1, 2, 3 एग्रीमेंट है, वेवर्स है स्पेशल। और पाकिस्तान अगर इस मेंबरशिप में आ जाता है तो पाकिस्तान को फायदा है। पाकिस्तान को ये एक डिनायल रजीम में है, और एक चीन और पाकिस्तान को इस बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। दोनों प्रोलिफरेटर्स है, उनके खराब रिकॉर्ड है। पाकिस्तान का जो टेक्नोलॉजी है चीन से आया है, और पाकिस्तान जो है ईरान को, इनको और दूसरे देशों को भी अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट किया है। रेड हैंडेड पकड़ा गया है, और इसको ये हमारे पीछे घुसाना चाहते हैं अंदर। आप इसको सोच समझ के हमको डिप्लोमेसी आगे बढ़ानी चाहिए। खामखा हर जो भी बैठक होती है सोच समझ के ही सरकार कर रही है। अगर इतनी गंभीरता से इतना दांव लगाया है, ये गलत है। तो ये सारे देश को सोच समझ के किया गया है। मोहन गुरुस्वामी जी, मेरा एक संक्षेप में जवाब है कि भले ही टेक्नोलॉजी या आर्थिक लाभ में कोई बड़ी बात ना हो, पर ये कूटनीतिक लाभ तो कैसे नहीं है कि अगर चीन के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को घेर कर, चीन को छेक कर भारत वहां पहुंच जाए, तो ये कूटनीतिक लाभ क्यों नहीं है? देखिए, एक चीज कूटनीतिक लाभ हो सकता है, एक प्रेस्टीज इश्यू हो सकता है, इसमें आर्थिक लाभ तो कुछ नहीं है। तो उस लड़के क्या फायदा? अब खामखा आपने इतनी पॉलिटिकल कैपिटल आप वेस्ट कर रहे हैं, इतनी पॉलिटिकल कैपिटल आप लगा दिए इस पे, पॉलिटिकल पूंजी जो है आपने इसमें लगा दिया है, उसको वेस्ट कर रहे हैं आप। अब बार बार आप हर देश को देख भी लेना चाहिए, कह नहीं सकते कि हमें ये लगाने ना लगाने से क्या होता है। 5 सारा साल के लिए हमारी राजनीति ऐसा हो गया है, विदेश राजनीति हर जगह जाते हैं कि किसी न किसी जगह की सदस्यता चाहिए हमको। अब ये जो है थोड़ा इमेच्योरिटी है, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लैक ऑफ एक इनसिक्योरिटी है। खुद ही मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम की सदस्यता की तारीफ कर रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हर जगह हमें सदस्यता चाहिए। तो जहां जरूरत है वहां उसमें आर्थिक बेनिफिट्स है, उसमें मैंने कहा आपको मटेरियल बेनिफिट्स है, आपको टेक्नोलॉजी मिलने वाला है, आप खरीद सकते हैं, जो आप नहीं बना सकते हैं वो आप खरीद सकते हैं। पर इसमें आप जो कह रहे हैं सर, कि इसमें भी तो टेक्नोलॉजी को लेना देना आसान हो, तो उसके रेंज लिमिटेड है 350 किलोमीटर तक। अगर ये MTCR में आने के बाद 700-800 किलोमीटर की रेंज हम रूस की मदद के साथ बना सकते हैं उसको। ये इसमें फर्क है, बहुत फर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जितना हम समझ सकते हैं इस NSG ग्रुप के बारे में, एक कूटनीतिक दावेदारियां चल रही हैं, पर एक दिलचस्प होगा कि भारत इसके नफा नुकसान का बात अलग है, लेकिन इस पड़ोसी देशों के बीच में भारत की जो अपनी कूटनीतिक चालें हैं,
वो थोड़ी दिलचस्प लगती हैं, उस पर नजर रखनी चाहिए। ब्रेक के बाद हम जवाबदेही की बात करेंगे। जवाब तो मिलते नहीं, लेकिन जवाबदेही की बात करेंगे। थैंक यू सर। राजस्थान में चले लंबे आंदोलनों के बाद केंद्र के स्तर पर मनरेगा और सूचना के अधिकार का कानून लागू हुआ। सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के आधार पर अब देखिए कितनी राजनीति होती है। किसी की डिग्री फर्जी है तो आरटीआई, किसी का जवाब चाहिए तो आरटीआई। लेकिन सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से बात आगे नहीं बढ़ रही है। यह तो पता चल जाता है कि क्या क्या नहीं हुआ, कब हुआ, लेकिन होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, कौन करने वाला है, ये पता नहीं चलता। तो अरुणा रॉय, निखिल डे और उनके साथ के तमाम सहयोगी संगठनों ने मिलकर राजस्थान में जवाबदेही यात्रा निकाली। कई महीनों से चल रही है ये यात्रा और कई जगहों पर धरने प्रदर्शन हुए। ये तस्वीरें उन्हीं रैलियों प्रदर्शनों की है। इनकी मांग है कि सरकारें अब जवाबदेही कानून बनाएं। इसके लिए इन संगठनों ने अपनी तरफ से एक प्रारूप तैयार किया है ताकि तमाम कार्यों के लिए ये तय हो। इसके अनुसार विभागों को जनता से मिलकर एक सिटीजन चार्टर बनाना होगा, जिसमें आम नागरिकों को मिलने वाली सभी सुविधाओं और सेवाओं की पूरी सूची हो। विभाग के अफसरों के क्या काम है, कहां बैठते हैं, ये सब सिटीजन चार्टर में होना चाहिए। सरकार कोई भी कानून बनाने से पहले लोगों से पूछे, इसके लिए आधारभूत ढांचा बनाए। शिकायत करने के 15 दिन के भीतर जन सुनवाई का अधिकार हो। इन सब प्रक्रियाओं के संचालन के लिए राज्य शिकायत निवारण आयोग हो, जिसका चयन, आयुक्त का चयन मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रतिनिधि मिलकर करें। मूल में तो यही है कि सरकारी सुविधाएं लोगों तक ठीक से पहुंचें और लोगों को उन्हें हासिल करने के तरीके और जानकारी मालूम हो। मगर आयोग का नाम सुनकर मुझे लोकपाल का याद आ गया। मैं सहम गया हूं कि अब तो उसके खंडहर भी नजर नहीं आते। संसद में कानून पास है, लेकिन कोई भी भ्रष्टाचार दूर करने के लिए लोकपाल की मांग नहीं कर रहा। लोकपाल अब नहीं है, सब खुद ही भ्रष्टाचार दूर करने के सर्टिफिकेट अपने आप को बांटे जा रहे हैं। विपक्ष चुप है, सरकार अपनी प्रतिबद्धता जाहिर नहीं करती। जिस आम आदमी पार्टी ने लोकपाल को लेकर इतना आंदोलन किया वो भी चुप है। लोकपाल का कानून जब पास हो गया तो लोकपाल क्यों नहीं नियुक्त हो रहे हैं, इसे लेकर ना तो किरण बेदी ट्वीट करती हैं, ना रामदेव ट्वीट करते हैं, ना कांग्रेस ट्वीट करती है, ना अरविंद केजरीवाल। बीजेपी के पास ट्वीट करने के लिए अनेक मुद्दे हैं। तो हम जवाबदेही बिल क्या राइट टू सर्विस एक्ट की तरह है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली में भी ये पास हो चुका है। तो हमारे साथ निखिल डे साहब हैं। निखिल, मुझे एक बात बताइए कि 2 साल पहले तक ये टैबलेट दिया गया, दिखाया गया लोगों को कि लोकपाल आएगा तो भ्रष्टाचार दूर होगा। अब उस लोकपाल को लेकर किसी तरह की राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता नहीं है। वो आए या ना आए, अब चल जाए। अब ये राज्य शिकायत निवारण आयोग आ जाएगा और राइट टू सर्विस एक्ट हर जगह है, तो इनमें अंतर क्या है? मतलब क्या ये राजस्थान के लिए ये कानून है या आप पूरे देश के लिए ऐसा प्रारूप बना रहे हैं? नहीं, ये है तो पूरे देश के लिए, लेकिन जैसे आरटीआई का पूरा जो संघर्ष चालू हुआ और आंदोलन चालू हुआ एक राज्य में चालू हुआ, कहीं ना कहीं लोगों को उसके लिए आवाज उठाना पड़ता है जमीनी स्तर पर, और धीरे धीरे ये हर जगह बढ़ता है और फैलता है। आज भी गुजरात, महाराष्ट्र से लोग यहाँ राजस्थान के आंदोलन में शामिल हुए हैं और कह रहे हैं अपने इलाके में भी चालू करेंगे। दिल्ली में भी इस पूरे समय हम कह रहे थे कि सर्विस गारंटी बिल जो कई राज्यों में पारित हुआ है, वो मात्र जो सरकार आपको कुछ सेवाएं देना चाहती है, जिस ढंग से देना चाहती है, उतनी पेश करती है, और वो हर राज्य में पास हुआ है और आज भी लोग तड़प रहे हैं उन सर्विसेज के लिए। जबकि ये शिकायत निवारण और पूरी जवाबदेही की बात है कि जनता की जो शिकायत है उसका जवाब मिलना चाहिए, और उसका जवाब एक सीमित समय सीमा के अंदर नहीं हो तो जांच करने वाले अधिकारी के ऊपर पेनल्टी लगना चाहिए। मैं जो अपना काम नहीं करे। चाहता हूं निखिल साहब कि जैसे महाराष्ट्र का एक्ट है जो पिछले साल पास हुआ, तो मैं जब रिसर्च कर रहा था देखा कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कुछ सेवाएं बताई, जैसे जन्म प्रमाण पत्र लेना या लाइसेंस बनवाना। तो जब आप आवेदन करेंगे तो एसएमएस या लिखित रूप से दे दिया जाएगा कि यह आपका आवेदन नंबर है, और 15 या 20 दिन में यह बन जाएगा, नहीं बनेगा तो दंड दिया जाएगा। अब हम पत्रकारों को नहीं मालूम कि कितने अधिकारियों को दंड मिला है या वाकई वहां सरकारें 15 दिन या तय समय में सुविधाएं देने लगी हैं। अगर ऐसा है तो ये तो क्रांतिकारी बात है, किसी भी राज्य में, बिहार हो या दिल्ली हो या मध्य प्रदेश हो। लेकिन फिर भी ये तो है, एक तरह से सुविधा है, तो इससे क्या व्यापक परिवर्तन आया है? क्या आप शिक्षित कर सकते हैं हम लोगों को?
जी नहीं, उसमें और इसमें एक मूलभूत अंतर है कि वहां सरकार ने जो तय किया है कि आपके कुछ मुख्य सेवाएं जो वैसे ही मिलनी चाहिए, चाहे वो मूल निवास प्रमाण पत्र हो या आपका जाति प्रमाण पत्र हो या बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट हो, मिलना ही चाहिए। सरकार ने उसका कोई गारंटी लिख दिया और वाकई में क्योंकि उन्होंने ढंग के इंडिपेंडेंट आयोग नहीं खड़े किए तो वो भी मिलने में बहुत तकलीफ है। सरकार अंदर ही अंदर आपको वापस एसएमएस दे देती है कि आपके शिकायत का निवारण हो चुका है और आप घूमते ही रहते हैं उस ढांचे के अंदर। यहां फर्क ये है कि आज की तारीख में जो अधिकारी का जो जॉब चार्ट है, जिसकी शिकायत है, मैं जाऊं और मेरे स्कूल में अध्यापक टाइम से नहीं आ रहे हैं तो उसके सीनियर अधिकारी उससे पूछ सकते हैं, जबकि जनता को यह हक होना चाहिए कि वो पूछ सके कि आप क्यों नहीं पहुंचे भाई साहब मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए, मेरा पार्क में ठीक से व्यवस्था क्यों नहीं है। जो मैंने शिकायत मांगा है उसका मुझे जवाब मिलना चाहिए। ये एक तरीके से जो आपने बात की थी पहले, आरटीआई में मुझे जानकारी तो मिल गई क्या गड़बड़ी हो रही है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई हो, पेनल्टी लगे उस अधिकारी पर कि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसके प्रावधान पुख्ता रूप में इस कानून के अंदर हैं। पर वो तो राइट टू सर्विस एक्ट के तहत है निखिल, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं साहब, वो राइट टू एक्ट जहां जहां पास है वहां तो है ही जी। वो नहीं, वो कुछ 100-150 सेवाओं के हैं। वो नहीं है कि मेरी जो शिकायत है आज की तारीख में कि मुझे पेंशन इतने दिनों से नहीं मिल रहा है, मेरा राशन का दुकान नहीं खुल रहा है, मेरे घर के सामने रोड में खड्डा है, तो वो मेरी शिकायत है। मेरी शिकायत का 1 महीने के अंदर मुझे जवाब मिलना चाहिए। उस जवाब में यदि हां तो कब तक होगा, यदि ना तो क्यों नहीं होगा, मुझे खुले में आमने सामने उससे बात करने का मौका मिलेगा, जहां जन सुनवाई में, जहां मैं उस व्यक्ति और अधिकारी को सबके सामने कह सकूंगा कि आपके फाइल में जो लिखा है वो गलत है और ये मेरे पास प्रूफ है, जो मैं चाहे आरटीआई से लूं या चाहे मैं। जब आरटीआई से इस व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है ना, मतलब मैं ये जनरल कमेंट नहीं करना चाहता हूं, कई जगह लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ भी इसकी सूचनाएं भी ले आते हैं। अब तो राजनीतिक दल इसके जरिए ज्यादा एक दूसरे से लड़ते हैं, खैर वो अलग बात है। तो ये सूचना, एक और तरह की सूचना हमें मिल जाएगी, मिलनी चाहिए हर तरह की सूचना, इससे क्या सुधार हो जाएगा सर जी? मैं थोड़ा वो लोकपाल वाले की बात से डर गया हूं थोड़ा, कि मैं ऐसा सन्नाटा, मुझे बहुत घबराहट बेचैनी होती है कि अब कोई नहीं पूछता है सड़क पे कि लोकायुक्त कोई सरकार क्यों नहीं बना रही है। सब अपने से सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सेल्फ अटेस्टेड, कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हो चुके हैं। जी रवीश जी, लोकपाल एक जन आंदोलन से एक राजनीतिक प्रक्रिया के अंदर घुस गया। लोग आज भी लोकपाल के लिए तरस रहे हैं और लोकपाल एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक व्यवस्था है। ये वाली व्यवस्था में और आरटीआई से बहुत कुछ हुआ है। आपने कहा शुरू में कि जवाबदेही की बात कर रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता है। आरटीआई आज 80 लाख लोग इस देश में उसको काम में लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जवाब तो मिलता है। किसी और चीज में मिलता नहीं था, दफ्तर में घुस ही नहीं सकते थे, मिलने लगा, कुछ लोगों की कुछ काम होने लगे, लेकिन उसकी सीमा है। ये आरटीआई पार्ट 2 है। मैं सवाल भी पूछूंगा, उसकी जानकारी लूंगा, और यदि आप समय पर मेरे जवाब नहीं करोगे, सुपरवाइजर नीचे, हम आज भी राशन के डीलर को या पटवारी को दंडित करेंगे, लेकिन वहां तहसीलदार से चीफ सेक्रेटरी को दंडित नहीं करेंगे। इसमें तहसीलदार, वो जो सुपरवाइजर है, वो मेरी शिकायत का निवारण नहीं करे समय सीमा के अंदर, तो जैसे इंफॉर्मेशन कमीशन 250 रुपए का दंड लगा सकता है, वैसे उन सुपरवाइजर्स पर दंड लगाएगा कि आपने इस शिकायत का निवारण समय सीमा के अंदर क्यों नहीं किया। तो नीचे वाले जो काम नहीं कर रहे हैं, सुपरवाइजर को उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन वो करते नहीं है। इसमें सोशल ऑडिट और राइट टू हियरिंग, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां जनता इकट्ठा होके बिजली के इंजीनियर कह सकते हैं कि हम 25 लोगों के किसी ने बिजली का मीटर चेक नहीं किया, एक को वो दबा सकता है, 25 को नहीं दबा सकता है। तो इन सारे प्रावधानों के लिए हम लगातार पिछले 100 दिन से जो हम राजस्थान में घूमे यात्रा के दौरान, कम से कम 10,000 शिकायतें इकट्ठी हुई, जिसमें कर्मचारी, अधिकारी और नेताओं की जवाबदेही की भरपूर, लोगों में इतना गुस्सा है
रवीश जी, ये बात सही नहीं है कि लोगों में इच्छा नहीं है, चाहे वो लोकपाल हो, चाहे शिकायत निवारण हो, चाहे सारी सूचनाएं खुली होने की हो। और आज जो कर्मचारी अधिकारी इतनी बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। एक बात बताइए, यदि आप नरेगा के मजदूर पर क्या पेनल्टी ठीक है जी, आपके इस प्रस्ताव से पर यदि या प्रारूप से क्या ये स्पष्टता आएगी? जैसे हमारे अपने अनुभव से लगता है कि लोगों को ठीक ठीक पता नहीं कि किसकी शिकायत किससे करनी चाहिए। कई बार एक बिजली इंजीनियर की शिकायत लोग सांसद से करने लगते हैं, अपने विधायक से ना करते हुए हम लोगों को फोन कर देते हैं कि आप इसे मीडिया में छाप दीजिए तब कुछ होगा। मीडिया में तो इतनी सारी चीजें छपती हैं, अगर उससे कुछ होने लगता तो फिर तो संडे के बाद कभी मंडे की जरूरत ही नहीं पड़ती इस देश में। जी जी, नहीं, इसमें रवीश जी बात यह है कि जनता को खुद को पावर मिले कि वो अपनी लड़ाई लड़ सके। आरटीआई में भी वही हुआ कि एक सामान्य नागरिक प्रधानमंत्री कार्यालय से भी पूछ सकता है, उसको जवाब नहीं मिले तो वो लड़ते रहता है। आज उसको आधा अधूरा जवाब मिलता है तो वो छोड़ता नहीं, समय नहीं है, लड़ता रहता है। लेकिन अब आशंकाएं हैं कि लोकपाल के अनुभव के बाद मैं देखता हूं कि जैसे पंचायती राज के बाद में जिस तरह से मुखियाओं ने तंत्र पे कब्जा किया है और बोलेरो और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी हैं, अब उन सब चीजों की भी समीक्षा का एक वक्त आ गया है कि हम नीचे भी समीक्षा करें। जी, लेकिन आप लोकपाल वाले चीज को ये वास्तव में आपको और हमें मिलकर लागू करना चाहिए। नहीं, मेरा काम नहीं है, के साथ धोखा है। मैं किसी भी दायित्व से प्रतिबद्ध नहीं हूं। नहीं, मैं मुक्त हो गया सब चीजों से। आप देखते थे प्राइम टाइम, निखिल साहब मेरे ऊपर किसी तरह का बोझ ना डालें। नमस्कार, थैंक यू। नहीं, तो मैं दायित्व मुक्त हूं।